हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि माननीय नीतीश कुमार जी वो लगातार कभी एनडीए में तो कभी महागठबंधन में, माने 5 साल में एक तरह से कहिए तो 2 बार उन्होंने पलटी मारा। इधर भी फिर एक बार पलटी मार करके वो चले गए। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जो आने वाले दिनों में जो महागठबंधन की जो विरासत है उसको गिरवी रख देना चाहते हैं, बंधक रख देना चाहते हैं। हम लोगों का कहना था कि नहीं, हम किसी भी कीमत में समाजवादी आंदोलन की विरासत को एक परिवार के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में हम कुशवाहा जी जब अपनी पार्टी रालोसपा उन्होंने बनाया था तो उस वक्त उन्होंने एक बात कहा था, ये खास करके कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, और एक ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था। कॉलेजियम सिस्टम अब धीरे धीरे उनके मैनिफेस्टो से ख़त्म हो रहा है, क्या वो कहीं ना कहीं अब दबाव में है क्या? लेकिन मेरा कहना है कि सरकार चाहे जिसकी हो, दंगा चाहे जो करे, उसको निश्चित रूप से उसको लटकाना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे दंगाई हिंदू हो चाहे वो दंगाई मुसलमान हो, सबके लिए इस कानून भारत के संविधान में बराबर का कानून है। और विजय कुमार सिन्हा जिस दिन बयान दे रहे थे दंगा के ठीक 2-3 दिन के बाद जब सदन चल रहा था तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुहर्रम का जो ताजिया निकलता है, जुलूस निकलता है, तो कभी कोई हिंदू उसके ऊपर पत्थर नहीं फेंकता है। उनके पहले शब्द को सर समझिएगा इस बात को, तो क्यों फेंका गया? क्या उनका ये बयान सही है? जबकि उनको तो इस बात को कहना चाहिए कि जांच होनी चाहिए, किसने क्या कहा, कहाँ से मामला बिगड़ा, कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीधे इसका मुहर्रम से जोड़ दिया। तो क्या ये भी पोलराइज कहा था कि नीतीश कुमार को मस्जिद में ऑफिस खोल लेना चाहिए? इस बिहार को किस तरह देखते? इस देश की कोई भी ताकत यहाँ से किसी को हटा नहीं सकती। बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, राजनीति के लिए अगर देखा जाए तो 2024 और 2023 ये दोनों चुनावी साल है। 2024 में चूंकि जनरल इलेक्शन होगा जो कि देश का भविष्य तय करता है, लेकिन इसकी तैयारी 2023 से शुरू हो चुकी है। हम लोग बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लगभग 2 पार्टियां, जिसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी और राजद, लेकिन उसके साथ जो गठबंधन है, जैसे कि राजद के साथ जो महागठबंधन बनी हुई है जिसमें कांग्रेस, जेडीयू और माले के लोग हैं, और एक तरफ एनडीए है। एनडीए में भाजपा बिल्कुल अभी तो फिलहाल अकेले पड़ रही है, लेकिन उसके साथ कई सहयोगी आने की संभावना है, क्योंकि चुनावी वर्ष मैंने पहले ही कहा। अब इसमें ये देखना है कि इसके साथ कौन कौन से लोग आते हैं। कई नई पार्टियां भी बनी हैं। इस नई पार्टी में रालोजद भी जिस तरीके से अब धीरे धीरे अपना एक पावर और एक तरह देखा जाए तो जनाधार बढ़ा रही है, ये वही पार्टी है जिसको कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इसे बनाया है। और उनके अभी जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं वो है जीरादेई के पूर्व विधायक रह चुके रमेश सिंह कुशवाहा, चूँकि अभी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हुए हैं। और कल जिस तरीके से इनका स्वागत किया गया सिवान में, ये एक बड़ा विहंगम दृश्य यहाँ दे रहा था। और ख़ास करके सिवान की राजनीति में अगर देखा जाए तो एक नई जो है कि इबारत लिखी जा रही है। इसका कितना प्रभाव होगा अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे साथ आज जिस तरीके से रमेश सिंह कुशवाहा जी है, मैं इनसे इनकी रणनीति और इनके इस पूरे जो घटनाक्रम अभी हो रही है ये, और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हम हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, और आपके दर्शकों को भी। चलिए सर, सबसे पहले तो बधाई कि आप प्रदेश अध्यक्ष जो कि नियुक्त किए गए हैं। चलिए, हम भी हृदय से सिवान की जनता को और आपके चैनल को, सबको हम धन्यवाद देते हैं। सर, ये एक पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है और हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा चूँकि एक बड़ी परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं बीजेपी के अलायंस में, और अभी जनता दल यूनाइटेड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी थे ये। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पार्टी छोड़ करके और इनको जो है कि रालोजद बनाना पड़ा, क्योंकि इससे पहले रालोसपा बनाए हुए थे ये। तो एक तरफ पार्टी बना करके और कैंपेनिंग किए, फिर उसके बाद जेडीयू में गए और फिर अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। तो ज़रा इसके बारे में हम कुछ समझना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी समाजवादी आंदोलन की जो धारा रही है बिहार में, उसी को वो पाट रहे हैं हमेशा, आज भी हैं। इधर स्थिति ये है कि जो भी समाजवादी जो धारा है और उसकी जो विरासत है, ख़ास तौर से कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत है, जयप्रकाश नारायण यादव जी की जो जयप्रकाश नारायण जी की जो विरासत है,
जो प्रगतिशील आंदोलन है, जो लोकतांत्रिक आंदोलन है, इसकी जो विरासत है, इसको अछूत बनाए रखना है, इसको सुरक्षित रखना है। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि माननीय नीतीश कुमार जी वो लगातार कभी एनडीए में तो कभी महागठबंधन में, माने 5 साल में एक तरह से कहिए तो 2 बार उन्होंने पलटी मारा। इधर भी फिर एक बार पलटी मार करके वो चले गए। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जो आने वाले दिनों में जो महागठबंधन की जो विरासत है उसको गिरवी रख देना चाहते हैं, बंधक रख देना चाहते हैं। हम लोगों का कहना था कि नहीं, हम किसी भी कीमत में समाजवादी आंदोलन की विरासत को एक परिवार के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में हम बंधक नहीं होने देंगे। समाजवाद क्या है, पहले इसको समझा दीजिए। क्योंकि समाजवाद के नाम पे कई पार्टियां सिर्फ वोट की राजनीति करती हैं। हम उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं, लेकिन इल्ज़ाम भी उसके ऊपर बड़ा लग जाता है, कई आरोप भी लगते हैं समाजवाद का। तो आप लोग पहले समाजवाद का परिभाषा बताइए। देखिए, भारत में 3 तरह की धाराएं रही है। एक धारा तो कांग्रेस पार्टी की धारा रही है, एक कम्युनिस्टों की धारा रही है, वामपंथियों की धारा रही है, और एक सोशलिस्टों की धारा रही है अतीत में। और हाल के दिनों में तो भाजपा को आप देख ही रहे हैं, सबसे भारत की एक मजबूत धारा हो गई है। तो रियल में यहाँ जो समाजवादी जो धारा थी वो एंटी कांग्रेस धारा थी, कांग्रेस विरोधी धारा थी। और इसकी नींव राम मनोहर लोहिया ने रखी थी। और राम मनोहर लोहिया एक नए किस्म का समाजवाद चाहते थे। वो चाहते थे जो यहाँ का जो किसान तबका है, किसान वर्ग है, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके हाथों में सत्ता आवे, ये उनकी परिकल्पना थी। और उनका आर्थिक अर्थशास्त्र भी अलग किस्म का था, कांग्रेस से कुछ भिन्न था। लेकिन इधर जो अपने को समाजवादी कहते हैं रहे, ये सब तथाकथित किस्म के समाजवादी हैं। और इनका समाजवाद परिवारवाद में अभिव्यक्त होता है। आप देखें उत्तर प्रदेश में एक परिवार के हाथ में, मुलायम सिंह के यादव जी के परिवार के हाथों में पूरा समाजवाद। एक ही परिवार से 16 लोग, कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, कोई विधानसभा का मेंबर है, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई राज्यसभा में है, कोई एमएलसी। और फिर बिहार में भी हम लोग वहीं देखें, एक परिवार के हाथ में लंबे समय तक यहाँ का समाजवाद कैद हो गया। यही मैं आपको रोकूंगा सर कि जो समाजवाद, मैं यही समझना चाहता था कि जिस समाजवाद की बात आपने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ रही, तो अब तो चूंकि गठबंधन में है, उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी जो है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ी साथ में मिल करके, बिहार में भी वही हो रहा है। तो बिहार के लोग तो कन्फ्यूज़ हैं भाई कि समाजवाद तो यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। या तो समाजवाद मत कहिए, समाजवाद कहिए, या फिर इसको अवसरवाद कहिए। खैर चलिए, हम इसको दूसरा सवाल आपसे ले लेते हैं सर। अगर हम लोग डीपली तौर पे देखें तो आप जिस समाजवाद की बात कर रहे हैं, तो आपकी समाजवाद क्या रहेगी? क्या आप लोग समाजवाद की बात करके बीजेपी से अलग रहेंगे कि बीजेपी में साथ जाएंगे तो फिर समाजवाद वहाँ ख़त्म हो जाता है आपका, या फिर आप भी कहीं ना कहीं अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम जो कर्पूरी ठाकुर थे खास तौर से बिहार में, और बराबर सोशलिस्टों का एक नारा भी रहा है सामाजिक न्याय का। तो हम सामाजिक न्याय का विस्तार करना चाहते हैं रियल अर्थों में। और एक दौर में देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने भी अति पिछड़े समाज को, चाहे मुस्लिम अति पिछड़े हों या हिंदू अति पिछड़े हों, पंचायत निकाय में आरक्षण दे करके उन्होंने अच्छा काम किया था। लेकिन अब सिर्फ इसको वहीं नहीं रोकना है, इनको देश की जो बड़ी संस्था लोकसभा है, विधानसभा है, उसमें इनका बराबर का, इनकी संख्या के मुताबिक इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तभी जा कर के जो सामाजिक विषमता है, जो सामाजिक गैर बराबरी है, इसको पाटा जा सकता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सर आपने बात कह दिया। इस मतलब अगर देखा जाए तो चूंकि पता नहीं हम इस सवाल को कर पाते कि नहीं कर पाते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। आम अगर देखा जाए तो बिहार के खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग, जो पिछड़े समाज के लोग, इस बात को नहीं समझ पाते हैं। नीतीश कुमार ने जो पंचायती व्यवस्था को जो स्थापित किया था, जो कि आज नज़र आ रहा है, लेकिन उच्च सदन में जैसे कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, हमारा उचित प्रतिनिधित्व आपको दिखेगा विधानसभा में। तो सबसे पहला एजेंडा हमारी पार्टी का यही होगा। और अभी हम लोग जो विजन डॉक्यूमेंट पेश करने जा रहे हैं चिंतन शिविर में, उसका भी फोकल पॉइंट यही रहेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा जी जब अपनी पार्टी रालोसपा उन्होंने बनाया था, तो उस वक्त उन्होंने एक बात कहा था
ये खास करके कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, और एक ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था। कॉलेजियम सिस्टम अब धीरे धीरे उनके मैनिफेस्टो से ख़त्म हो रहा है, क्या वो कहीं ना कहीं अब दबाव में है क्या? नहीं नहीं, वो तो लगातार इस बात को बोलते जा रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम पर हम लोगों का स्टैंड क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। इस सवाल पे हम किसी के साथ समझौता करने वाले नहीं हैं, और इस आने वाले दिनों में हमारे दृष्टिपत्र का ये भी एक पार्ट होगा। तो महत्वपूर्ण आपने बताया, ये बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। एक तो आपने जो समाजवाद की बात कही है, खास करके माइनॉरिटी समाज को, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने पंचायती लेवल पे दिया है, उसको आप लोग आगे चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना। और दूसरा जुडिशियली में जो अभी तक जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। तीसरा सर एक सवाल ये रहेगा आपसे कि क्या आने वाले समय में आप लोग एनडीए का पार्ट बनेंगे क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी हमारी पार्टी की कोई बैठक ही नहीं हुई सवाल पे। अभी हम लोगों के चिंतन शिविर में हमारी आर्थिक और राजनीतिक दिशा क्या हो, इस पे हम लोग निर्णय लेंगे कि आज पूरा देश गठबंधन के दौर से गुजर रहा है। हम भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी भी पार्टी कोई गठबंधन का पार्ट बने। अब क्या होगा नहीं होगा, अब बैठक के बाद हम जरूर आप लोगों को बताएंगे। संभावना है अब किसके साथ हम जाएंगे, क्या करेंगे, अभी तो मैंने कहा कि भाई ये चिंतन शिविर में सब कुछ हम लोग निर्णय लेंगे, और जो निर्णय होगा इस संदर्भ में भी जो आप सवाल पूछ रहे हैं जरूर हम आपको बताएंगे। आपने अब अगर आप एनडीए का पार्ट बनते हैं तो फिर वहाँ कॉम्युनल की बात आ जाती है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई भाजपा के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि वो कॉम्युनल की राजनीति करती है, हमेशा देश को बांटने की बात करती है, पोलराइजेशन की बात करती है। तो खैर इसमें बहुत सारे सवाल आप मतलब हमको लग रहा है तर्क कर गए, चूँकि अभी तो उसको अपने शून्य कर दिया। बहरहाल हम तीसरा सर अगर एक मास लेवल पर सवाल हम बात करना चाहें तो अभी सिवान में जो चुनाव होगा गठबंधन के हिसाब से हो या नहीं हो, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के दावेदार हो सकते हैं क्या लोकसभा के? नहीं, देखिए अभी लोकसभा सीट मतलब उपेंद्र जी के पार्टी कोई क्यों नहीं, अगर मान लिया जाए कि अगर हमको जहाँ सीट मिलेगा तो हम लोग लड़ेंगे। उसमें सिवान भी हो सकता है, उसमें और भी जगह हो सकता है, क्यों नहीं। भाई हम लोग तो कोई सर्वोदयी संगठन नहीं बनाए हैं, कोई सामाजिक संगठन तो है नहीं, ये राजनीतिक संगठन है, और राजनीतिक संगठन सत्ता में भागीदारी के लिए ही संघर्ष करता है। तो लोकसभा चुनाव में भी हम मजबूत हस्तक्षेप करेंगे आने वाले दिनों में, और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब सर तो चूंकि आप तो प्रदेश लेवल के नेता हो गए हैं और प्रदेश स्तर पे बात कर रहे हैं, तो नेशनल लेवल पे भी बात होनी चाहिए। अभी अमित शाह जी का जो दौरा हुआ नालंदा में, उससे पहले लगभग जिस तरीके से रामनवमी के जो जुलूस निकले हुए थे, और सासाराम, नालंदा और बिहार शरीफ पे जो तनाव देखने को मिला, दंगे भी हुए, और उनका जो बयान आया कि दंगाइयों को हम मतलब उल्टा लटकाएंगे जब हमारी सरकार आती है, तो क्या लग रहा है कि दंगाइयों का उन्होंने किस संदर्भ में कहा, कौन से दंगाई आखिर हैं, जबकि कई लोग पकड़े भी गए हैं, कई लोग जो गिरफ्तार भी हुए हैं, तो उनका संदर्भ क्या हो सकता है? क्योंकि आप तो उस पार्टी के नहीं है, लेकिन फिर भी एनालिसिस तो आप लोग करते होंगे ना। देखिए, पहली बात है कि जिस दिन बिहार शरीफ और सासाराम में जो घटना घटी, उसकी हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए, और बिहार में नहीं हो रहा था। लेकिन इधर बहुत लंबे समय बाद बिहार में दोनों जगह, हाँ 3 दशक के बाद कहिएगा तो इस तरह की घटना घटी, ये काफ़ी दुखद है। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि सरकार किन के हाथों में है, जवाबदेही किन की है कि जो घटना को नियंत्रण कर सके। तो इधर हाल के दिनों में लग रहा था कि नीतीश जी पहले भी काम करते रहे हैं, उनके सत्ता पर बड़ा नियंत्रण रहा है, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि सत्ता पर उनका नियंत्रण नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इसी के चलते ये घटना घटी। सब जानते हैं कि रामनवमी के अवसर पर या कोई भी धार्मिक कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ तनाव की एक संभावना बनी रहती है। अगर पहले से प्रशासन अगर ठीक ढंग से इसका दोनों जगहों का मूल्यांकन किया होता तो शायद इस घटना की पुनरावृत्ति न हुई होती, इसको नियंत्रित किया जा सकता था। शादी का बयान से जहाँ तक अमित शाह का मामला, वो किन संदर्भों में बात बोले हैं हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी बोले कि हम दंगाइयों को उल्टा लटकाएंगे तो अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति हो। सरकार कौन है सर? अभी तो लगभग 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो कि बजरंग दल के लोग हैं, क्या उनको लटकाएंगे? ना, वो किनको लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे तो अमित शाह जी ही बताएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि सरकार चाहे जिसकी हो, दंगा चाहे जो करे, उसको निश्चित रूप से उसको लटकाना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे दंगाई हिंदू हो, चाहे वो दंगाई मुसलमान हो, सबके लिए इस कानून
भारत के संविधान में बराबर का कानून है और सबको सजा मिलनी चाहिए। सदन में विजय कुमार सिन्हा जिस दिन बयान दे रहे थे, दंगा के ठीक 2-3 दिन के बाद जब सदन चल रहा था, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुहर्रम का जो ताजिया निकलता है, जुलूस निकलता है, तो कभी कोई हिंदू उसके ऊपर पत्थर नहीं फेंकता है। उनके पहले शब्द को सर समझिएगा इस बात को। तो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर क्यों फेंका गया? क्या उनका ये बयान सही है? जबकि उनको तो इस बात को कहना चाहिए कि जांच होनी चाहिए, किसने क्या कहा, कहाँ से मामला बिगड़ा, कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीधे इसका मुहर्रम से जोड़ दिया, तो क्या ये भी पोलराइज की राजनीति कर रहे हैं क्या? देखिए, आज के दौर में बड़े बड़े नेता भी कुछ इस ढंग से बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कहीं भी कोई घटना घटे तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो तथ्य आवें उस आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी इसी चीज़ की पक्षधर रही है और आने वाले दिनों में भी हम लोग कहीं भी कुछ होगा तो हम लोग चाहेंगे कि पहले उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो तथ्य उभर करके आवे उस हिसाब से प्रशासन कार्रवाई करे। गिरिराज किशोर जी ने कहा था कि नीतीश कुमार को मस्जिद में ऑफिस खोल लेना चाहिए, इस बयान को किस तरह देखते हैं? चलिए, गिरिराज बाबू का अपना मामला है, अपने हिसाब से वो बोलते रहते हैं, उस पर हमारी बहुत कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत सबका है, यहाँ हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, हर धर्म के लोगों का ये देश है और दुनिया की कोई भी ताकत, इस देश की कोई भी ताकत यहाँ से किसी को हटा नहीं सकती है। इसी देश में सबको रहना है और हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है और वो लोग यहीं रहेंगे, कहीं कोई जाएगा नहीं, चाहे कोई कितना वो बोल ले। आपके पूरे इस इंटरव्यू के बारे में अभी अब अगर हम एनालिसिस करें या मेरे दर्शक भी एनालिसिस करें तो कुल मिलाकर के सामने ये आ रहा है कि जिस पायदान पे नीतीश कुमार जी चल करके अभी तक, यानी कि महागठबंधन से पहले तक बीजेपी के साथ रहे और सबको लेके चलने की वो बात करते थे, तो ऐसा लग रहा है कि क्या अब उपेंद्र कुशवाहा भी उसी रूप को निभाने वाले हैं क्या? उसी को जो किरदार था कि बीजेपी के साथ रह करके और बिल्कुल सभी के साथ चलने की बात करेंगे क्या? देखिए, हम तो पहले ही आपको बताया कि भाई आगे क्या होगा। हम लोग पार्टी बैठक में जब निर्णय होगा तो ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग समाजवादी विचार पर, धर्मनिरपेक्षता पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर, सामाजिक न्याय के विस्तारीकरण के मुद्दे पर, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के सवाल पर, शिक्षा के में सुधार के सवाल पर, हेल्थ को, सार्वजनिक सेक्टर को और मजबूत करने के सवाल पर हम लोग किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अपना स्वतंत्र मुद्दा है, इसको हम लड़ेंगे और इस पर संघर्ष करेंगे और इसको ठीक करने की लगातार कोशिश जारी रखेंगे। बिहार के लोग सर बहुत देखा जाए तो एक बड़ा मतलब बेचारे बहुत किसी के ऊपर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। कांग्रेस को भी देखा इन्होंने, राजद को भी देखा, जनता दल यूनाइटेड को भी देखा, 17 साल बीजेपी को भी देखा, अब रालोजद एक आ रही है, एक संभावना लेकर के आ रही है। क्या आप लोग भी बिहार की भावनाओं के साथ खेलेंगे क्या? देखिए, पहली बात है कि हमको तो लगता है किसी को जनता की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, चाहे राज किसी का हो, सरकार किसी का हो, बल्कि जनता की भावना के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और हमारे प्रदेश में जिसकी आबादी अब लगभग 14 करोड़ के आसपास होने जा रही है और यहाँ हर समाज के लोग रहते हैं, यहाँ की जो सामाजिक संरचना है उस सामाजिक संरचना का अभिव्यक्ति जो है विधानसभा में भी होनी चाहिए और सरकार की नीतियों में भी होनी चाहिए। तभी जा कर के बिहार को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ शांति और सद्भाव भी हम लोग कायम रख सकते हैं। हमारी कोशिश होगी, यही हमारा फोकल पॉइंट भी होगा। जाति भी फैक्टर होगा क्या प्रॉब्लम? देखिए, बिहार में कोई भी जब राजनीति होती है तो वो घूम फिर करके जाति आ जाती है, ठीक है, ये एक रियल सच्चाई है। हालांकि ये चीज़ें गलत है, ये सही चीज़ें नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये जाति भी मिनिमाइज होगी और हम लोग कोशिश करेंगे, ख़ास तौर से हमारी पार्टी ये कोशिश करेगी कि जो भी सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज की रही हो, अल्पसंख्यक समाज की रही हो, हिंदू समाज की रही हो या दूसरे भी, हम सबको मिल करके हम साथ रखेंगे और हमारी पार्टी की संरचना में हर तरह का चेहरा आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। बिल्कुल, आपने सुना जिस तरीके से अभी रालोजद के बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हैं रमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक रह चुके हैं जीरादेई के, और अगर यूं कहा जाए तो रालोजद की ये थिंक टैंक भी हैं। हालांकि जिस तरीके से, जिस रणनीति को लेकर के ये लोग चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अभी खोलने से इनकार कर दिया, जिसको समय पे हम लोग बताएंगे भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार एक नए क्लेवर में हम लोग अगर जेडीयू को देखें तो शायद कि वो मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा
चूंकि जिस पैटर्न को लेकर के बीजेपी और राजद और जेडीयू की बात होती रहती है, विचारधारा की बात होती है, उसमें बिहार के विकास के लिए कितना होता है ये आम आदमी भी समझता है। अब देखना है कि रालोजत के जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जिस बयान को इन्होंने दिया है, खास करके बिहार के मॉडल को, अब ये कितना ज़मीन पे उतरता है और कितना हवाई साबित होता है। अब तो सिर्फ ये संभावनाओं का खेल है और देख सकते हैं। बाकी हम भी देख रहे हैं और आप भी देखते रहिए S24 न्यूज़। जावेद हबीब सैलून, मेन विमेन, हेयर कटिंग, मसाज, ब्यूटी इत्यादि के लिए बेहतरीन प्रतिष्ठान, सिन्हा मार्केट, दाहा नदी पुल, सिवान। आधुनिक सुविधाओं से लैस। एक बार विजिट जरूर करें।